सबसे पहले आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्लियर होने चाहिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग डायरेक्ट पहले वहां पहुंचते हैं जहां से आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये यहां तक हम लोग बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे पहुंचते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। देखिए, जो भी इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द क्रोमोसोम। तो जो फैक्टर थे या जो जीन थे, जैसे मेंडल ने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था और बाद में वो आइडेंटिफाई हुए एज ए जीन। तो जो कॉन्सेप्ट आया फैक्टर के बाद, जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट आया कि क्रोमोसोम्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जब करेक्टर प्रपोज्ड, ये जो थ्योरी है जो प्रपोज्ड हो रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर करेक्टर, तो ये किसने दी? ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्टर सट्टन एंड थियोडोर बोबेरी ने इन 1902 में। तो ये जो थ्योरी दी गई, ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी, वॉल्टर सट्टन एंड थियोडोर बोबेरी इन 1902। तो अगर आप देखें तो 1900 में मैंने बताया था कि मेंडल के जो वर्क था उसको रीडिस्कवर करने में तीन साइंटिस्टों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और तब तक कुछ सेल डिवीजन और क्रोमोसोम और इन सब के बारे में जानकारी भी बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होने लगी थी। तो जब ये सारी जानकारी होने लगी, जो वॉल्टर एंड सट्टन ने जो थ्योरी दी थी, दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जो भी पेयरिंग है और जो सेपरेशन है वो क्रोमोसोम्स का होता है एंड क्रोमोसोम्स आर द सेग्रीगेट विथ ईच अदर। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं, उनका सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। तो वो जो रूल था, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, दिस इज रिलेटेड टू द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को रिस्पॉन्सिबल माना। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोसोम है। सो नाउ सट्टन यूनाइटेड द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड दे प्रपोज्ड इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और ये जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट होते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होता है। दिस क्रोमोसोम्स इज ऑल्सो कंटेनिंग द डीएनए एंड दिस इज कंटेनिंग द जीन। तो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इन्होंने जीन के बारे में इतना ज्यादा क्लियर नहीं कहा, लेकिन इन्होंने बोला था कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। सो क्रोमोसोम्स आर द वेहिकल ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी के वेहिकल्स होते हैं एंड टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, उनमें से एक क्रोमोसोम्स हमें हमारे फादर से मिलता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैटर्नल क्रोमोसोम। और जो दूसरा क्रोमोसोम्स है वो हमको हमारी मदर से मिलता है या ऑफस्प्रिंग को मदर से मिलता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मैटरनल टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड बोथ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड। ये दोनों बेटा क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, दोनों पेयरिंग फॉर्म में होते हैं। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमें दो क्रोमोसोम मिलते हैं और वो एक मैटरनल साइड से आता है और एक हमको पैटर्नल साइड से देखने को मिलता है। अब इन क्रोमोसोम्स के बारे में हम देखें तो इन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन, है ना, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जीन फॉर सपोज दैट आई कलर, जीन फॉर एंजाइम ए। तो ये जीन प्रेजेंट हैं। यहां पर आप देखें जीन फॉर द साइटोक्रोम सी। तो डिफरेंट टाइप का जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा या जो भी एक्सप्रेशन होगा वो होगा थ्रू द जीन। तो जीन कहां होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे ऑन द क्रोमोसोम। आगे इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी बातों को बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ और चीजों को क्लियर करेंगे। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, जैसे मैंने बताया, एक पैटर्नल है, एक मैटरनल है। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तैयार हो गया और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में रिप्लिकेशन से, ये देखें आप, सिस्टर क्रोमेटेड्स और पेरेंटल क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमेटेड्स ऑफ द मैटरनल क्रोमोसोम्स तैयार हो गया। तो सिस्टर क्रोमेटेड्स क्या है?
सिस्टर क्रोमेटिड्स एक बाइवेलेंट स्टेज में अगर हम देखें तो किसी क्रोमोसोम्स में उसके दो पार्ट हैं, इन दोनों भागों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसके भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन होमोलोगस पेयर का एक ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम्स के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का रिलेशन फॉलो करता है। तो आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि ये वाली आर्म, इस पर जो जीन होगा सेम जीन उसके इधर भी होगा, वही जीन होगा। तो अगर मान लो वो जीन इधर से इधर या इधर से इधर मूव कर रहा है तो उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो विदाउट डिस्टरबेंस वो जीन वहीं पर रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, उस होमोलोगस पेयर के सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही है, वो इधर से उधर कहीं भी नहीं गया। सो दिस इज नॉट ए क्रॉसिंग ओवर। आगे चल करके हम पढ़ेंगे व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म में एक क्वालिटी होती है जहां पर जो भी जेनेटिक मटेरियल इस सिस्टर क्रोमेटिड्स पर हैं, एक क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड पर जो भी जीन हैं वो उसके दूसरे क्रोमोसोम, जो होमोलोगस पेयर का जो सेकंड क्रोमोसोम है उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ एक्सचेंज हो जाता है। दैट मींस दिस इज द एक्सचेंज बिटवीन द होमोलोगस पेयर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इनके बीच में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या क्रोमोसोम है, उन जीन हैं, उन जीन का जो भी एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगी और जीन कैसे प्रेजेंट होंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द होमोलोगस पेयर। ये हमको पता है होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इसको देखें आप, इसमें क्या है, G1 फेज है, फिर G2 फेज है, नेक्स्ट G2 फेज है। G2 फेज के बाद आप देखें ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है G1S और G2, तो G1 आया होगा, फिर सिंथेसिस फेज आया होगा और फिर G2 फेज आया। तो G2 फेज में आप देखें ये बढ़ गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसका अमाउंट बढ़ गया। मियोसिस फर्स्ट की एना फेज में आपने पढ़ा है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये अवस्थाएं आती हैं, 4 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि प्रोफेज की, प्रोफेज में आप पढ़ेंगे कि वहां पर हम प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो जो एनाफेजिक स्टेज होती है और जो मेटाफेजिक स्टेज होती है, मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, वो मेटा प्लेट पर अगर आप देखेंगे तो मिडिल में वो क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, ये दोनों सेपरेट होने लगे, ये देखें आप, अलग अलग होने लगे, और ये अलग अलग होने के बाद एक यहां पहुंच गया और एक इधर पहुंच गया, अलग अलग ये सेपरेशन हो गया। एनाफेज के बाद आएगा टीलोफेज, टीलोफेज पे वो कंप्लीटली पहुंच गया है, और फिर आएगा मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड आएगा तो मियोसिस सेकंड में क्या हो जाएगा, उनका सेपरेशन और अलग हो जाएगा। ये देखें आप, डबल हो जाएगा, यानी इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा और जर्म सेल तैयार हो जाएंगी। ये तो हमने पढ़ा था कि जो भी मियोसिस होती है उसमें M1 और M2 मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस सेकंड के बाद एक सेल से 4 सेल्स प्रिपेयर्ड हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर फिर वो एक सिंपल डिवीजन हो जाता है। तो सिंपल डिवीजन हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इस तरह से हमको 4 सेल तैयार हो जाती हैं। अब क्या हो रहा है, आगे की प्रोसीजर देखें आप, कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन हो गया, जर्म सेल्स प्रिपेयर हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने जो अपना वर्क किया था, वहां पर उसने जो भी कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो 1, 4, 5, 7, मैंने आपको बताया था, जो भी 7 कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, और अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होने की वजह से उनके जो कैरेक्टर थे, वो जो जीन थे, वो आपस में लिंक्ड नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे। तो जब वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल फॉलो हो रहा था। विदाउट इंटरफेयरिंग वो अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो कर रहे थे।
तो सेग्रीगेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, मेटाफिजिक गैमीट फॉर्मेशन हो गया। इसी वर्क को जब आगे 19s में जब दूसरे साइंटिस्टों ने परफॉर्म किया, तो यहां से आप बात को समझें, जो इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तैयार किया वो किया थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलोनोगैस्टर पर काम करके। और इन्होंने वो जो सट्टन एंड बॉवेरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, और इन्होंने ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। एक तो ये चाह रहे थे कि जो भी जेनेटिक्स के रूल हैं जिनको वो देखना चाह रहे हैं या जो फॉलो करना चाह रहे हैं, वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे करें जिस पर वो उसकी कई जनरेशन तक उसको रिप्रोड्यूस करा करके उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकें। इन्होंने सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला को क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, अगर देखें तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो हो जाती थी, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती थी। शॉर्ट जनरेशन टाइम मिलता था इसको, इसकी लाइफ साइकिल करीब करीब 2 सप्ताह तक होती थी, 2 वीक होती थी, 14 डेज की। इसकी जो ब्रीडिंग है वो पूरे साल होती थी, कभी भी थ्रू आउट द ईयर कर लें। हंड्रेड्स ऑफ द प्रोजेनिस इन पर मैटिंग, एक मैटिंग में 100 ऑफ प्रोजेनी तैयार हो जाती थी। मेल एंड फीमेल फ्लाइज इजीली डिस्टिंग्विशेबल, बहुत आसानी से मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते थे। दूसरा, इनका जो भी प्रोसीजर है, जो हेरिडिटी वेरिएशन है, कैन सी बाय द लो पावर माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता था। अब आप क्रोमोसोम्स को वॉच करें, देखिए क्या था, मैंने फिर बार बार बोल रहा हूं कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उस मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उसने जो भी कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे। जैसे हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स पर जीन की जो पोजीशन है उसको हम लोकस कहते हैं या लोकाई कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स पर जो जीन की पोजीशन है, अगर आप देखेंगे तो यहां जो जीन आपको दिख रहे हैं ये लीनियर फॉर्म में एक क्रोमोसोम्स पर 2 कैरेक्टर के जीन आपको दिख रहे हैं, जैसे ए और बी आपको दिख रहा है यहां पे। अब क्या है, अगर हम बोलें कि ये दोनों जो जीन हैं वो एक क्रोमोसोम्स पर एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। जब पास पास वाला कॉन्सेप्ट आया और 2 कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया तो यहां एक नया नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड द लिंकेज। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक क्रोमोसोम ये है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है ना, ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है। अब हो ये रहा है कि अगर मान लो कैरेक्टर ए बी सी डी अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं, सेपरेट क्रोमोसोम्स पर हैं, अगर सेपरेट क्रोमोसोम्स पर हैं ए बी सी डी, तो ए इंडिपेंडेंटली सी से भी असॉर्ट हो सकता है और डी से भी असॉर्ट हो सकता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द बी। आपको बताते हैं लिंक्ड क्या है, लिंकेज जीन क्या है, सबसे पहले आप उस पर फोकस करो। अगर एक बार आपको लिंकेज समझ में आ गया ना, तो फिर आगे चल करके सारी बात समझ में आने लगेगी। हम लोग जनरली 3 चीजों को कंसीडर करके पढ़ेंगे। एक तो हम मेंडल के रूल वाला पढ़ेंगे, मेंडल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी यहां पर किसी भी तरह की कोई लिंकेज हमको नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल है वो डाई हाइब्रिड के लिए लगता है, जब हम एक बार में 2 कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, अगर मान लो कि मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल नहीं मिलता, तो उस केस में क्या होता कि वो लिंकेज की डिस्कवरी कर देते। ये क्वेश्चन कई बार पूछते भी हैं कि अगर मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलता तो क्या मिलता, तो फिर लिंकेज मिलता। क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, और उसकी वजह से जब उसने कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, जब भी उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करने की बात कही, तो जब डाई हाइब्रिड का जो उसका पोस्टुलेट्स था, जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो उसने कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे।
और जब अलग अलग क्रोमोसोम्स पर वो प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब कोई भी जीन आपस में लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड नहीं है वो। यानी ए बी से सेपरेट है, बी सी से सेपरेट है, सी डी से सेपरेट है, सबका अपना अपना अलग अलग सेपरेशन है, ये अलग अलग हैं। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराया, जिसमें उसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो किया, वहां जीनों की आपस में कोई भी लिंक्ड कैरेक्टर या लिंक्ड जीन नहीं थे, वो जीन आपस में लिंक्ड नहीं थे। आपको मेरी बात समझ में आई? यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ सबसे पहले मेरे को क्लियर करें। आपको ए बी सी डी आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको इसके दूसरे तरीके से भी आपको ये क्लियर कर सकता हूं। फटाफट बताएं जल्दी, पहले मेरे को जवाब दें जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर आप देखोगे तो अलग अलग कैरेक्टर लिए, अलग अलग कैरेक्टर को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फॉलो कराया, तो ये कैपिटल वाई इंडिपेंडेंटली इसके साथ अटैच हुआ विदाउट द इंटरफेयर ऑफ दिस। तो जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, उस डाई हाइब्रिड में कितने गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, फटाफट ये बताएं मेरे को। जो भी डाई हाइब्रिड हुए उसमें गैमीट कितने बने? इस डाई हाइब्रिड में मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट किया, मान लो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस डाई हाइब्रिड से कितने गैमीट तैयार हुए, ये जवाब दो पहले। डाई हाइब्रिड में कितने तरह के गैमीट बने? गैमीट्स बनाने हैं आपको, तो इसमें कौन कौन से गैमीट तैयार हुए, फटाफट बताएं जल्दी। डाई हाइब्रिड में 4 तरह के गैमीट्स हुए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि 4 तरह के गैमीट्स तैयार हुए। तो डाई हाइब्रिड में जो क्रॉस हुआ उसमें 4 टाइप के गैमीट्स तैयार हो गए। वो गैमीट कौन कौन से थे? कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 तरह के गैमीट मिले, 4 टाइप के गैमीट्स मिले। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो कर रहे थे इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड। और ये जो सारे जीन थे, जैसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की हम बात करें, या ए और बी हमने लेकर के समझाया था, तो ए जब भी इसके साथ जुड़ रहा था सी के साथ, तो उसमें बी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। बी के रास्ते टोटल अलग थे, बी या वाई को कोई मतलब नहीं था, इसलिए 4 टाइप के यहां पर गैमीट्स बने थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या है? मान लो जो भी कैरेक्टर डिसाइड किया गया है उसमें नेक्स्ट बात क्या है, पहले उसको देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट ये है कि सपोज दैट ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, इस पर कैपिटल ए और कैपिटल बी का, ए मान लेते हैं, और ये कैपिटल बी के जो जीन हैं वो सपोज दैट एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। डाई हाइब्रिड ये भी होगा, अभी देखें आप। और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, जो 2 जीन 2 कैरेक्टर लिए, वो दूसरे क्रोमोसोम्स पर एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है, इट में बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे कोई क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर एक, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही जीन होता है एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं। तो अगर मान लो एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, इस पर इतने सारे जीन एक साथ प्रेजेंट हैं। अगर ये एक साथ प्रेजेंट हैं तो इट में भी चांसेस ये होगा कि ये एक साथ ही जाएंगे, है ना। जैसे
सपोज दैट कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का ये है। अब इसमें ये हुआ कि ये मेरे को मेरे फादर से मिलता है और ये मेरे को मेरी मदर से मिलता है। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम में जो करेक्टर है वो मान लो जो फादर से मिला उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इसमें मेरा स्मॉल ए और स्मॉल बी करेक्टर है। ये करेक्टर ए और बी जब आगे जाएगा तो एक साथ ही जाएगा, और हो सकता है कि इसी के साथ कैपिटल सी और कैपिटल डी भी है, और इसमें स्मॉल सी और स्मॉल डी भी है। ये देखें आप। अब बात क्या हो सकती है कि क्या ये भी हमेशा ए के साथ जाएगा? ए के साथ कौन जाएगा? ए जहां जहां जाएगा वहां बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वेश्चन ये है। कैसे? जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों क्रोमोसोम, तो जब ये दोनों क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा तो आप ये देखो, ये दोनों क्रोमोसोम्स गैमीट बनने पर जब सेपरेट होंगे तो ये ए बी सी और डी, ये जीन एक साथ एक गैमीट में जा रहे होंगे। ये एक साथ एक गैमीट में जा रहे होंगे और ये एक साथ दूसरे गैमीट में जा रहे होंगे। इट मे बी क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट बताएं जल्दी। ये जब भी सेपरेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा, और ये पेयर के, होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये अलग अलग गैमीट में जाएंगे। ये अलग गैमीट में जाएगा, ये अलग गैमीट में जाएगा। ये इतनी बात समझो आप। देखो, बेसिक लेवल पे चीजों को समझ गए ना तो आने वाली बात आपको जल्दी समझ में आएगी। कोई भी जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर जीन बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जो जीन कंसीडर किया है वो अलग अलग ही हो। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वो एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन हो जिनको आप कंसीडर कर रहे हो। अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट में जिनको आप कंसीडर कर रहे हो वो एक पर ही हो सकते हैं। तो ये भी एक खासियत हो सकती है। तो बात क्या है? बात ये है कि जो जीन दूसरे जीन के पास में होगा, सपोज दैट इस पे यहां सी भी हो सकता है, मैं सी भी लिख देता हूं, यहां सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो जो जीन इसके पास में होगा ए के, उसके इससे दूर जाने की जो संभावनाएं हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से आती है वो कम है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है पहले वो समझो आप। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? सपोज दैट दिस इज द स्मॉल सी एंड दिस इज द स्मॉल डी एंड दिस इज द कैपिटल, सॉरी दिस इज द कैपिटल। हम ये मान के चल रहे हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मान लो कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों हैं क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोसोम्स के ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म में पैकाइटिन स्टेज में जाकर के क्रॉसिंग ओवर होती है। वहां पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो पैकाइटिन में क्या होता है कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। आपने पढ़ा है क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है बाद में। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगी उससे एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो उस केस में ए के साथ डी के जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर होगी किसके बीच में? क्रॉसिंग ओवर अगर मान लो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ए के साथ बी भी जा रहा है, सी भी जा रहा है, डी भी जा रहा है, और अगर क्रॉसिंग ओवर यहां हो गई तो अब ए के साथ बी और सी ही जाएंगे। अगर यहां से हो गई तो ए के साथ बी ही जाएगा केवल। अगर इधर से हो गई तो ए अकेला ही जाएगा, ए अलग चला जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर देता है? उन जीन को जो उसके साथ लिंक्ड हैं उनको सेपरेट कर देता है। लेकिन
अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो जो ए है, बी है, सी है, डी है, जो एक ही क्रोमोसोम्स पर हैं, इनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन। और ये जो लिंक्ड जीन हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्रोमोसोम्स पर जो जीन होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जीन हो सकते हैं एक क्रोमोसोम पर। जी, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं। आगे देखें, आप बात को समझें। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स पर ए बी, स्मॉल ए बी, ये जीन है, ए बी एक साथ हैं। वहां 4 क्रोमोसोम्स थे, यहां 2 क्रोमोसोम्स पर हैं। अब इन 2 क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, इसका पार्ट यहां जा रहा है। तो आने वाले समय में देखिए, जो सी यहां था वो सी अब इस वाले पार्ट में आ गया ए बी के साथ। ये देखें आप, ए बी के साथ सी आ गया, जबकि ए बी के साथ कैपिटल सी था और ये स्मॉल सी आ गया। इसका मतलब कि उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसका एक और इसका एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, तो उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गए और ये स्मॉल सी वहां पहुंच गया। अब क्या होगा, ये देखें आप, होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंड हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। ये उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, तो इसका एक ये वाला आर्म और ये वाली आर्म नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो ये देखें आप एक दूसरे के पास में आ गए हैं। हालांकि इसमें क्याजमेटा का फॉर्मेशन अभी नहीं होता, वो होता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो ये देखें आप, अलग हो गए, क्याजमेटा का फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, क्याजमेटा बन गया और फिर ये वहां पर एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स तैयार हो गया। तो ये जो आर्म है ये वाली, इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो दिस इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट दिस इज द रिकॉम्बिनेंट। आगे देखें, इसको देखें आप, क्या है, हम लिंक्ड जीन की बात तब करते हैं जब जो भी क्रोमोसोम्स पर जीन हैं वो, हम बता रहे थे ना कि फिजिकल जो अटैचमेंट है, जो एसोसिएशन है जीन का आपस में, दिस इज कॉल्ड द लिंक्ड जीन। तो जो भी जीन है यूजुअली इंश्योर दैट जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स स्टिल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। लेकिन अगर लिंक्ड जीन की बात करें तो जीन सो क्लोज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम्स दैट दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट टेंड टू ट्रेवल टुगेदर। वो एक साथ ही जाएंगे जब तक कि उसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो वो एक साथ ही जाएंगे, एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। या फिर ये कंडीशन हो कि जिन जीन की आप बात कर रहे हो वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हों, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लिंक्ड जीन की बात कर रहे होगे तो लिंक्ड जीन कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो सकते। तो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको आपको हमेशा साथ में ही ले जाना है। तो यहां वही बात हो रही है, ये देखें आप, पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये हैं, इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हम देखें कि हमको पेरेंटल गैमीट और रिकॉम्बिनेंट गैमीट दोनों तरह के गैमीट्स मिलेंगे। ठीक है, पेरेंटल भी मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट भी मिलेंगे। तो आपको पेरेंटल गैमीट भी मिल रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट गैमीट भी मिल रहे हैं अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं लिंकेज मैप की, तो लिंकेज मैप क्या है, तो एक ही क्रोमोसोम्स पर जो डिफरेंट जीन हैं वो जिस अरेंजमेंट में होते हैं, जिस तरह से होते हैं, उनका जो आपस में एक कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप। तो जो भी जीन हैं वो आपस में एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, ये देखें आप, लीनियर फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम पर। Describing the relative gene location using the recombination frequency, the shorter distance, the distance between the two genes, the less likely a crossover event will happen between them. जितना एक दूसरे के पास होंगे उतनी क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और जितना दूर होगा जीन
उतनी क्रॉसिंग ओवर होने की, क्रॉस ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दूरी बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यह भी बात हमको समझना है। जैसे ये एक्सचेंज दिखाया है, ये देखें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज तो हो रहा है। आप देखना इस डायग्राम और इस डायग्राम में बहुत डिफरेंस है। ये डायग्राम क्लियर कट देखना आप थोड़ा सा। इसमें जो पेयर है इनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन चूंकि जो जीन आपने कंसीडर किया वो इस पार्ट में था ही नहीं जो एक्सचेंज हुआ, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके क्रॉस ओवर होने पर भी। लेकिन इसमें आप देखें ये जो पेयर है, इसमें ये वाले जो जीन हैं ये काफी दूर थे। देखो ये तो पास पास थे ना, ये कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल बी एक दूसरे के नियर थे, और यहां देखो फार अवे थे, और क्रॉसिंग ओवर दूर पार्ट में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पास भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन जो एक दूसरे के जितने क्लोज होंगे उनके क्रॉस ओवर होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो ये अगर दूर है तो इनके बीच में एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जल्दी हो जाएगा, और यहां पर हमको अलग से यहां पर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलेगा। A partially linkage map of the Drosophila chromosome second. This map is show map unit between the sum gene and the locus of arresty length. The map unit or centimorgan represent by 1% recombination frequency. जितनी उनके बीच में डिस्टेंस है उसको स्ट्रूवेंट ने सबसे पहले क्रोमोसोमल मैप बनाया था। स्ट्रूवेंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और उन्होंने जो क्रोमोसोमल मैप तैयार किया, उस क्रोमोसोमल मैप में उनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस थी एक क्रोमोसोम्स पर, जीन की जो रिलेटिव डिस्टेंस थी उसको नापा, उसको मेजर किया, और उनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस थी उसको 1 सेंटीमॉर्गन, अगर उनके बीच में 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसको बोला 1 सेंटीमॉर्गन। 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस थी उतना परसेंटेज ज्यादा था क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज जितनी ज्यादा डिस्टेंस थी उतना ज्यादा था, यानी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल था। डिस्टेंस बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही थी, तो उसके जो चांसेस थे वो डिस्टेंस बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये देखें आप, ये अलग अलग जो ड्रोसोफिला है उसके अलग अलग कैरेक्टर के जो जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पर हैं, मटर की तरह नहीं। जैसे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैंने बताया 1, 4, 5, 7 पे था, और वो किस्मत वाली बात है कि उसने जो 7 कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो आपस में लिंक्ड कैरेक्टर उसमें बिल्कुल नहीं थे। अगर वो लिंकेज वाले कैरेक्टर होते तो मॉर्गन को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल मिलता ही नहीं। अगर उसको लिंकेज मिल जाता तो, लिंक्ड जीन को अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर लेता तो शायद फिर वो लिंकेज की डिस्कवरी करता। तो हुआ क्या है आगे देखें आप, ये मान लो हमने एक डाई हाइब्रिड पैटर्न लिया है, ये डाई हाइब्रिड हमारे पास है। अब यहां 4 क्रोमोसोम नहीं है, हमारे पास 4 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि 2 क्रोमोसोम हैं, 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं हमारे पास। 2 पेयर पे हमने लिए, अलग अलग 4 क्रोमोसोम नहीं है, 2 पेयर पे हमने लिए। एक पेयर पर हमने ये कैपिटल ए स्मॉल ए, एक पेयर पे कैपिटल बी स्मॉल बी, जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो उस डाई हाइब्रिड पैटर्न में हमने 2 पेयर पर देखे, और उनसे 2 पेयर से अगर हम देखें तो हमको ये 4 टाइप के गैमीट्स तैयार हो गए ये। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें कि इसमें हमको जो मिल रहे हैं वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट भी मिल रहे हैं। देखें आप कैसे, ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ मिला, कैपिटल ए बी बन गया। ये कैपिटल ए इस स्मॉल बी के साथ मिला तो कैपिटल ए स्मॉल बी तैयार हो गया। अब ये कैपिटल बी अगर हम देखें, ये कैपिटल बी इस कैपिटल ए के साथ मिला, कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ मिला, ये हो गया।
ये स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ मिला तो हमारे पास ये बन गया। आगे देखें आप, अगर लिंक्ड जीन की हम बात करें, लिंक्ड जीन, देखिए आप लिंक्ड जीन की बात करते हैं हम। लिंक्ड जीन में क्या है, हमने वो जो 2 क्रोमोसोम लिए हैं उन 2 क्रोमोसोम्स पर, यहां देखें आप 1 2 3 4, ये हमारे 4 क्रोमोसोम्स अलग अलग दिख रहे हैं। यहां देखें 2 क्रोमोसोम हैं, इन 2 क्रोमोसोम पर यहां ए और बी एक ही क्रोमोसोम पर हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम्स पर लिंक्ड हैं, लिंकेज है उनके बीच में। तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी की आपस में लिंकेज है तो जहां जहां कैपिटल ए जाएगा वहीं वहीं कैपिटल बी जाएगा, एक्सेप्ट अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो। यानी उनके बीच में जो लिंकेज है वो कंप्लीटली है। हालांकि यह संभव नहीं है कि कोई किसी से परमानेंटली बाइंड हो, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर वो एक दूसरे से बहुत पास पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर नेग्लिजिबल होगा, ना मात्र का हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता है लेकिन ना मात्र का होगा। तो अगर ये ए और बी एक साथ जा रहे हैं तो जो भी इनके गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो 4 ना बन करके केवल 2 गैमीट ही बनेंगे। समझे कि नहीं? 4 गैमीट की जगह 2 गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट नंबर 1 एंड गैमीट नंबर 2। क्लियर हुआ? देखिए मैं फिर से बताता हूं, आप देखो अलग से। क्या है कि मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि अगर हमें मान लो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो क्रोमोसोम हैं उस पे हमने जो कैरेक्टर लिया वो कैपिटल ए और कैपिटल बी या स्मॉल ए और स्मॉल बी, हम ये डाई हाइब्रिड बनाएंगे, डाई हाइब्रिड हमारे पास हैं, लेकिन वो जो जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पर लिंक्ड हैं। तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ये सेपरेशन होगा तो इस सेपरेशन होने पर ये जो जीन है, क्रोमोसोम है, इस पर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ गया होगा, 1 गैमीट ये बनेगा। और जो दूसरा गैमीट बनेगा वो कौन सा होगा? अच्छा, अब ये दोनों एक साथ हैं, मान लो एक साथ हैं तो आप ऐसे ही लिख रहे हो उसको, तो ये डाई हाइब्रिड ही है, कहने को ये डाई हाइब्रिड ही है, ये डाई हाइब्रिड ही है। लेकिन जो मेंडल वाला कॉन्सेप्ट था उसमें जो डाई हाइब्रिड थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, उसमें एक में कैपिटल ए, एक स्मॉल ई, एक में कैपिटल बी, एक में स्मॉल बी, ऐसे 4 थे। लेकिन जब लिंकेज हो रही है तो वो 4 की जगह 2 में हो गया, 2 क्रोमोसोम में हो गया। मतलब ये कैपिटल ए के साथ ये कैपिटल बी है जो करेक्टर डिसाइड किया, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है। ये ऐसे हैं। तो अगर सेपरेशन हो रहा है तो अब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कैसे होगा? अगर ए किसी के साथ जुड़ रहा होगा, मान लो ए किसी के साथ जुड़ रहा होगा तो ये बी भी उसके साथ जुड़ेगा। तो उस केस में हमको ए बी और एक दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला हमको मिलेगा। तो ये 4 की जगह हमको 2 गैमीट्स ही मिलेंगे, 2 गैमीट्स मिलेंगे। बस यही खेल गड़बड़ हो गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल लिंकेज के केस में फेल हो गया। कौन लिंक्ड है, किसमें लिंकेज है? लिंकेज है उन जीन में जो आप कंसीडर कर रहे हो। आपने जो जीन लिए हैं, जो भी मॉर्गन ने जीन लिए थे, टीएच मॉर्गन ने जो जीन लिए थे, वो आपस में लिंक्ड कैरेक्टर शो कर रहे थे। लिंक्ड कैरेक्टर, लिंक्ड जीन थे वो। और लिंक्ड जीन अगर सेपरेट होता है तो क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से सेपरेट हो सकता है, अदरवाइज वो 1 जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लिंक्ड फॉर्म में ही जाएगा। तो वहां 4 गैमीट की जगह ओनली 2 गैमीट्स बने, 2 गैमीट्स तैयार हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताएं। यहां तक मेरी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब राइट
अब अगर वो जो दो गैमीट्स तैयार हुए, ये देखो आप दो गैमीट्स हो गए। अब आपने कहा कि इन गैमीट्स का ये तैयार हुए हैं, इनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं। दोनों क्रोमोसोम हैं, ए बी चल रहे हैं, क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग कराई। तो आपको जब आपने ये कैपिटल ए बी एक साथ जा रहे होंगे, बिल्कुल सही, स्मॉल ए बी एक साथ जा रहे होंगे, बिल्कुल सही, दो गैमीट तैयार हो गए थे। ये दो गैमीट का, इसके अब मेल और फीमेल ले लिया आपने अलग अलग, उनके साथ ये मेल मान लो, ये मेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर आपको ये मिला, क्या मिला? आपको मिला कि ये पेरेंट्रल है, ये भी पेरेंट्रल है, आपको मिलेगा, और ये आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। तो यानी आपको 1:1 मोनोहाइब्रिड की तरह आपको ये मिलेगा, मोनोहाइब्रिड की तरह आपको ये रेशो मिलेगा। ठीक है, लिंकेज में अगर कंप्लीट लिंकेज होती है तो। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, अब क्या होता है, जो लिंकेज है वो दो तरह की होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द लिंक्ड जीन। फर्स्ट इज complete linkage. What is the complete linkage? The phenomena in which the parental combinations of the character appear together for two or more generation in a continuous and the regular fashion. मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ता वो, उसके साथ कंप्लीटली लिंक्ड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब उसके साथ वो जुड़ा हुआ है तो तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ होगा, मेरी परछाई साथ होगी, वो साथ में ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। एक साथ जाएंगी, क्लोजली एसोसिएटेड हैं, वो अलग नहीं हो सकते। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है? द लिंक्ड जीन विच आर वाइडली लोकेटेड, एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं, एंड हैव द चांस ऑफ द सेपरेशन बाय द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा वो सेपरेट हो सकते हैं। तो जब वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा सेपरेशन हो सकता है तो उनकी इस लिंकेज को हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। The linked gene do not always stay together because the homologous non-sister chromatids may exchange segments of varying length with one another during the meiotic process. This sort of the exchange of the chromosome segment in between the homologous is known as the crossing over. तो ये जो भी अलग होने की इनकी जो प्रोसीजर है वो होती है क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वो जो लिंक्ड जीन थे वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं। इसको बताते हैं। बेटसन एंड पुन्नेट करके दो साइंटिस्ट हैं। आपके पूरे एनसीईआरटी में सारी बात क्लियर नहीं की है, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। बेटसन एंड पुन्नेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लिथायरस ऑडोरेटस, स्वीट पी करके एक प्लांट है, उस पर मॉर्गन से और इन लोगों से पहले ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था बेटसन एंड पुन्नेट ने। तो बेटसन एंड पुन्नेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए, फ्लावर कलर एंड द पॉलन शेप, उनको एक साथ उन्होंने जब कैरेक्टर लिया तो जो टेस्ट क्रॉस था डाई हाइब्रिड का, उसका रेशो आना चाहिए था 1:1:1:1:1, क्योंकि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशो आता है, मोनो हाइब्रिड का आता है 1:1 और डाई हाइब्रिड का आता है 1:1:1:1 4 बार। तो वो 1:1:1:1 की जगह वो आया 7:1:1:7। यहां इनका दिमाग ठनक गया कि जी क्या हो गया। अगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था डाई हाइब्रिड पे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसके हिसाब से मैं जब भी कैरेक्टर लूं तो मेरा जो टेस्ट क्रॉस का रेशो है वो आना चाहिए था 1:1:1:1, लेकिन वो रेशो क्या आ गया 7:1:1:7। बस यहीं से दिमाग की बत्ती जल गई। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि 1:1:1 की जगह 7:1:1:7 आ रहा है? उसके पीछे कारण क्या था वो समझो आप। इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को कपलिंग एंड रिपल्सन करके नाम दे दिया कि कपलिंग एंड रिपल्सन है, कपल्ड हो गए हैं
और रिपल्स हुए हैं। सो व्हाट इज द कपलिंग एंड रिपल्सन? देखिए उन्होंने दिमाग में आया कि दे आर द कपल्ड विथ ईच अदर। वो जो क्रोमोसोम हैं, वो क्रोमोसोम पर वो जो जीन हैं जो इन्होंने डिसाइड किए, वो आपस में एक साथ चल रहे हैं, कपल्ड हैं वो जीन, जिसको अभी आप बोल रहे थे लिंकेज। और कपलिंग और रिपल्सन दो कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट के दो फॉर्म हैं, और वो है लिंकेज। ये फिर बताया टीएच मॉर्गन ने। तो कपलिंग एंड रिपल्सन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर हम बताएंगे कि लिंकेज ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो कपलिंग और रिपल्सन में अलग अलग टाइप क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। When gene comes from the same parent, they enter the same gamete and are inherited together. कभी भी जो जीन हैं वो अगर पेरेंट से एक साथ मिल रहे हैं तो आने वाली जनरेशन में भी वो एक साथ ही जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कपलिंग। वो कपल्ड होके जाते हैं, आपस में जुड़ करके जाते हैं। कपलिंग एंड रिपल्सन, कपल होकर के जाते हैं। और रिपल्सन क्या होता है? रिपल्सन जब होता है कि अगर वो अलग अलग आए हैं तो वो अलग अलग जाएंगे, वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। तो ये एक ही अवस्था की दो अलग अलग बातें हैं। और कपलिंग जो है उसको हम कहेंगे सिस स्टेज। और जो रिपल्सन है, जिसको पुन्नेट ने रिपल्सन बोला, वो थी ट्रांस स्टेज। अब सिस और ट्रांस स्टेज क्या होता है, पहले आप वो समझो कि सिस और ट्रांस क्या होता है। देखिए सिस और ट्रांस क्या होता है उसको आप समझो पहले, क्लियर करके, है ना। देखें क्या होता है, सबसे पहले पढ़ें। देखें, अगर हम बात करें कि ये एक क्रोमोसोम है, इस पर कैपिटल ए और कैपिटल बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। और इसका जो दूसरा, जो हमें किसी अपने मैटरनल से मिला होगा, दूसरे जो पेरेंट से मिला होगा, उस पे स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ये देखो आप, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये आपस में अलग, मतलब जिस पेरेंट से मिले होंगे ये आपस में, उनका मानना ये है कि ये कपल हैं, कपलिंग है इनके बीच में। तो फिर रिपल्सन क्या है? रिपल्सन क्या है उसको देखते हैं। तो अभी ये कपलिंग जो है उसको उन्होंने ये माना कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सिस। कौन सी कंडीशन हो गई ये? सिस। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल बी आया और इस कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आया, या स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी आया। ये कंडीशन है, ये देखें आप। तो एक ये कंडीशन है कि ये कपलिंग हो रही है, और एक कंडीशन ये है कि ये रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन है। तो इस कंडीशन को कहा गया ट्रांस। दिस इज द ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। बात समझ में आ रही है? ये एक पेरेंट से, फादर से मिला होगा, ये फादर से मिला है मान लो, ये मदर से मिला है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो भी जीन कैरेक्टर डिसाइड किए हैं वो आपस में लिंक्ड कैरेक्टर, दोनों डोमिनेंट एक साथ एक ही क्रोमोसोम पर हैं। और ये जो रिसेसिव हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पर दोनों एक साथ हैं, यानी दोनों डोमिनेंट अलग और रिसेसिव एक साथ। तो इसको बोलते हैं सिस कंडीशन। ठीक है। तो इसमें गैमीट कितने बनेंगे? आप फटाफट जवाब दो, इसमें गैमीट्स कितने बनेंगे? जल्दी जवाब दो, इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे? डाई हाइब्रिड हो गया ये डाई, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डाई हाइब्रिड केस ही है। कितने गैमीट्स बनेंगे और वो गैमीट्स क्या होंगे? और वो गैमीट्स क्या होंगे? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने बताया ना कि ऐसे लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तो कैरेक्टर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन वो एक ही क्रोमोसोम्स पर हैं।
दो जो डाई हाइब्रिड आप ले रहे हो वो एक क्रोमोसोम्स पर एक है। ये जैसे ये भी एक मोनो हाइब्रिड मिला के डाई हाइब्रिड, एक तरह से मैंने बताया था आपको, दो मोनो हाइब्रिड मिला करके डाई हाइब्रिड बन जाता है। दो मोनो हाइब्रिड मिलाए आपने और ये डाई हाइब्रिड तैयार हो गया, तो ये डाई हाइब्रिड कैरेक्टर ले लिया। तो इसमें दो गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन से? देखो, ये सेपरेट होगा, अभी क्रॉसिंग ओवर तो हो नहीं रही, ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा, तो एक गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा। दो गैमीट्स हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लग रहा था उससे डिफरेंस आ गया गैमीट बनने में। यहां जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो दो गैमीट बन रहे हैं इंस्टेड ऑफ 4। 4 की जगह दो गैमीट्स तैयार हो रहे हैं। देखें, बात को ध्यान से समझें आप। सिस, ठीक है। अगली बात देखें, ट्रांस को देखें। इसमें जो गैमीट बनेगा वो ये बनेगा, इसमें भी दो गैमीट बनेंगे, ट्रांस स्टेज है। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि ये जो लिंकेज है ये दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट है, कंप्लीट लिंकेज है, तो ऑलवेज दे फॉर्म द टू गैमीट्स, हमेशा दो गैमीट्स ही बनाएगा। अगर ये कंप्लीट लिंकेज है, ये ए इस बी से अलग होना ही नहीं चाहता, ये से कभी अलग नहीं होगा। कंप्लीट लिंकेज है, लिंकेज कंप्लीट है उनके बीच में, ए बी से कभी भी अलग नहीं होगा। तो जब कंप्लीट लिंकेज होगी तो दे फॉर्म द टू टाइप्स ऑफ गैमीट, ये दो तरह के गैमीट हमेशा बनाएगा। लेकिन मान लो कि इनके बीच में जो लिंकेज है वो इनकम्प्लीट है। सपोज दैट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो क्या होगा वो मैं भी आपको बता देता हूं क्या होगा। देखो आप, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो क्या होगा, देखो आप, है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज है। मैंने कहा कैपिटल ए और कैपिटल बी। यहां ऐसे ही मैं कह देता हूं ये स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब ये इनकम्प्लीट लिंकेज है या वो एक दूसरे से फार अवे हैं, दूर हैं। ये देखो दूर हैं। कंप्लीट कब होता है? जब आपका पड़ोसी आपके गले में हाथ डाल के ही बैठा हो। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट। एकदम पकड़ के रख रखा उसको बगल से, जाने ही नहीं दे रहे। एक है दूर बैठा हुआ है, इशारों में ही बात चल रही है बस। ठीक हो, सब बढ़िया है? हाँ भैया ठीक है। एक हो गया बगल में ही, तू जहां जहां जाएगा मैं तो वहीं जाऊंगा। तो जब तू जहां जहां जाएगा वहीं मैं जाऊंगा तो वो हो गई कंप्लीट लिंकेज। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता कि वो हर जगह जाए तो तुम भी उसके पीछे हर जगह चले जाओ। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आइडियल कंडीशन में नहीं हो सकता। कुछ परसेंट तो ऐसा होगा कि कभी वो अकेला भी जाएगा बेचारा, कहीं ना कहीं तो जाएगा अकेला। तो कुछ तो ऐसी कंडीशन होगी। अगली बात ये होगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि वो दूर हैं, यानी इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो कहीं ना कहीं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी? तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगी और उस केस में क्या होगा, ये ए बी ए, अब ये क्रॉस ओवर हो गए मान लो, तो ये हो गया ए, है ना, ये ए और ये हो गया बी। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, है ना, और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंडीशन बन जाएगी साहब। तो उस केस में जब ये क्रॉसिंग ओवर शो कर देंगे तो यहां पर फिर हमको 4 गैमीट्स मिलेंगे। 4 पोजीशन, 4 गैमीट्स मिल सकते हैं हमको, है ना। कौन कौन से गैमीट मिलेंगे?
मैंने आपको बताया कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एक हो गया कॉम्बिनेशन से तैयार दो, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, दो रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गए। यानी जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग बनेंगे, तो हमारे पास एक ये पेरेंट्रल, एक ये बिल्कुल पेरेंट्रल आइडेंटिकल ए बी स्मॉल ए बी, और एक एक एक्सचेंज से तैयार हुआ रिकॉम्बिनेंट, दो रिकॉम्बिनेंट हमारे पास तैयार हो गए। कौन कौन से? ए कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो जो पेरेंट्रल हैं वो ज्यादा बनते हैं, पेरेंट्रल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, मोर देन 50% रहता है, और जो भी रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो लेस देन 50% बनेंगे, लेस देन 50% बनेंगे। तो दो चीजें मैंने आपको अलग अलग बताई, एक बताया सिस, एक बताया ट्रांस, एक आपको बताई कपलिंग, एक बताया रिपल्सन। जो ट्रांस है वही रिपल्सन है, जो कपलिंग है वही सिस है, और एक बताया कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट हमारा ये जो मैंने आपको बताया था क्या कि हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि देखने को मिला मेंडल को, नंबर 1। दूसरा हमको मिला लिंकेज। अब इस लिंकेज में भी हमने दो तरह के क्राइटेरिया देखे। एक क्राइटेरिया देखा जिसको हमने कहा कंप्लीट लिंकेज, और एक कहा इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, जब हमने इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करी तो हमारे पास 4 बने। आप ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, 4 गैमीट्स तैयार हुए, लेकिन एक अंतर था साहब, इसमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमको 4 बने, लेकिन एक डिफरेंस था। बताओ कौन सा डिफरेंस था? इसमें भी हमको 4 गैमीट मिले थे और इसमें भी हमको 4 गैमीट मिले, इसमें हमको 2 गैमीट्स मिले, लेकिन एक डिफरेंस था। और वो डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस था कि इसमें 4 क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे और इसमें 2 क्रोमोसोम्स पर ही वो जीन थे। एक में कंप्लीटली लिंक्ड थे इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाए, और एक में क्या हुआ कि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसलिए उनमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 4 गैमीट्स की अलग अलग बनने की हो गई। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत ये बताएं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमने बताया कि अब क्या है कंप्लीट लिंकेज। जो कपलिंग एंड रिपल्सन हुआ उसमें जो उन्होंने डिसाइड किया, बैटसन एंड पुन्नेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो टेस्ट क्रॉस किया, ये जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया इन्होंने, तो इन्होंने पेरेंट ले लिया ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन बी कैपिटल एल। देखिए आप, ये कपलिंग बता रहे हैं, पहले कपलिंग का एक्सपेरिमेंट है। कैपिटल बी कैपिटल एल ले लिया, गैमीट्स बनाया उसका, तो कैपिटल बी कैपिटल एल बना जो कि लिंक्ड है। यहां पर रेड फ्लावर और राउंड पोलन बॉल ले लिया, पोलन ग्रेन ले लिया, तो वो उससे क्या हो गया, स्मॉल बी स्मॉल एल ले लिया, उसका गैमीट बनाया, स्मॉल बी स्मॉल एल हो गया। इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन मिली वो मिली कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी कि वो मिला डाई हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन उसमें मेंडल के में और इनके में डिफरेंस था। वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये थे कपलिंग वाला, कपलिंग एक्सपेरिमेंट था बैटसन एंड पुन्नेट का। लिथायरस ओडोरेटस स्वीट पी पर किया था और मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सेटाइवम पर, और इन्होंने लिथायरस ओडोरेटस पे किया था जो कि स्वीट पी थी। हालांकि उसका नाम स्वीट पी है लेकिन वो पॉइजनस होती है।
तो जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया गया, उस डाई हाइब्रिड में ये डाई हाइब्रिड लिया गया ब्लू लॉन्ग। अब इसमें जो गैमीट्स तैयार हुए और उनमें इनकम्प्लीट लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज होती तो दो तरह के गैमीट्स बनते, इनकम्प्लीट लिंकेज में 4 तरह के गैमीट्स बने। और वो जो 4 तरह के गैमीट्स हैं उनका जब टेस्ट क्रॉस किया गया, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया गया, बीएल के साथ किया गया, तो ऑब्जर्व परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी थी वो 44, 6, 6, 44, यानी कि ऑब्जर्व जो रेशो आया वो 7:1:1:7 आया। ठीक। और जो दूसरा रिपल्सन एक्सपेरिमेंट है उसमें उल्टा हो गया, 1:7:7:1 हो गया। तो यहां जो एक्सपेक्टेड रेशो था टेस्ट क्रॉस का, चूंकि ये डाई हाइब्रिड था तो वो आना चाहिए था 1:1:1:1, और वो हो गया 7:1:1:7। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर वो जो करैक्टर थे, जो जीन थे, वो आपस में लिंक्ड थे, और वो लिंक्ड जीन हमेशा एक साथ ही गए, और एक साथ जाने की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम बनी। अब ये देखें, जैसे जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने भी एक्सपेरिमेंट देखा है, इसमें 2-3 चीजों को उसने बहुत ज्यादा पहले क्लियर नहीं किया, वो मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी का वो जो डायग्राम है वो समझ में ढंग से आ जाएगा। क्या है वो? एक तो ये है कि हम 2 तरह के कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, 2 तरह के कैरेक्टर्स को हमारे दिमाग में पढ़ेंगे हम। एक कैरेक्टर पढ़ेंगे हम डोमिनेंट, एक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे डोमिनेंट जो कि वाइल्ड टाइप का है, डोमिनेंट या वाइल्ड, और एक है जिसको हम बोलेंगे रिसेसिव। अब वो कैरेक्टर कौन से हैं? वो कैरेक्टर है, एक तो लिया बॉडी कलर, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर उसने जो लिया वो लिया उसकी आई का कलर, है ना, आई कलर। तीसरा कलर लिया उसने उसके विंग्स का, मतलब कलर नहीं लिया, उसका साइज लिया। तो यहां जो कैरेक्टर डिसाइड किए, वो 3 कैरेक्टरों को जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके 3 कैरेक्टरों को समझाने के लिए उनने डोमिनेंट या वाइल्ड, जिसको अपन प्लस प्लस से भी दिखा रहे हैं, उस कैरेक्टर को उन्होंने लिया, और उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी ये डोमिनेंट है। जो ब्राउन बॉडी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसको उन्होंने Y+ से रिप्रेजेंट किया, Y+। और जो दूसरा था वो था येलो बॉडी, जिसको Y से रिप्रेजेंट किया गया, येलो बॉडी जिसको Y से रिप्रेजेंट किया गया, यानी जहां जहां प्लस लगा होगा वो कैरेक्टर वाइल्ड होगा या डोमिनेंट होगा। तो जो बॉडी कलर लिया गया, उसका जो बॉडी कलर लिया गया, वो ब्राउन कलर जो है वो डोमिनेंट है या वाइल्ड है, और जो येलो है वो रिसेसिव है। दूसरा जो आई का कलर है, वो आई का कलर लिया गया रेड और वाइट। जो रेड लिया गया वो R+ लगाया गया, और जो व्हाइट लिया गया, नहीं सॉरी W है ना, W+ लगाया गया, W+ लगाया गया, और यहां W प्लेन रखा गया। विंग्स में क्या है, M लिया गया, तो जो नॉर्मल विंग्स ली गई, नॉर्मल विंग्स जो ली गई, लॉन्ग विंग्स या नॉर्मल विंग्स ली गई, उसको M से रिप्रेजेंट किया प्लस में, और जो मिनिएचर छोटे विंग्स जो थे उसको M से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये पहले हमारा एक जो कैरेक्टर डिसाइड किए थे वो पता होना चाहिए। तो जब भी डोमिनेंट है वो वाइल्ड है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी में वो चार्ट दिया है रिकॉम्बिनेशन वाला, जिसमें परसेंटेज बताया है, वहां पर डोमिनेंट, वाइल्ड और रिसेसिव को ये कैरेक्टरों के बेस पर समझाने की कोशिश की गई है।
तो वाइल्ड टाइप जब ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स इन्होंने ले लिया, जैसे हमने कहा कि जो ब्राउन बॉडी या ग्रे बॉडी है डोमिनेंट है, नॉर्मल विंग्स हैं, तो ये हमने नॉर्मल विंग्स ले लिया M+, वो वाला हमने एक मेल को ले लिया है, फीमेल को ले लिया, और एक दूसरा जो है वो अपोजिट लिया उनका, जब आपस में क्रॉस कराया तो ये क्रॉस कराने पर हमको ये मिल गया। अब इनका जब क्रॉस कराया तो हमको ये रेशो हमारा जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर अगर होते हैं तो 1:1:1:1 मिलता है, लेकिन चूंकि इसके केस में हमको मिल रहा है ये 1:1:0:0, यानी हमको ये वाइल्ड टाइप और जो ब्लैक वेस्टिजियल है ये 1:1 के रेशो में मिल रहा है, और ये हमको मिल ही नहीं रहे, जो बीच वाले हैं वो मिल ही नहीं रहे टेस्ट क्रॉस के बाद, जब टेस्ट क्रॉस कराया गया। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हमेशा कंप्लीट लिंकेज अगर होती है तो उस कंप्लीट लिंकेज में कभी भी हमको रिकॉम्बिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हर केस में हमको डोमिनेंट जो पेरेंट्रल है वो हमको मिलेगा। पेरेंट्रल और रिकॉम्बिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव 1:1 के रेशो में मिलेगा, लेकिन पेरेंट्रल और रिकॉम्बिनेंट हमको 1:0 के रेशो में मिलेगा। 1:0 का रेशो होगा किसमें? पेरेंट्रल एंड रिकॉम्बिनेंट में। तो कंप्लीट लिंकेज पर रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर कंप्लीट लिंकेज हो रही है तो रिकॉम्बिनेंट क्यों मिलेगा? तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ये सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा है ना। उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पूरी जनरेशन को निकाला और फिर उन्होंने ये कैरेक्टरों को डिसाइड किया कि कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, मैंने आपको बताया था अभी कि जो व्हाइट आई है वो येलो बॉडी और व्हाइट आई जो फीमेल ली है इन्होंने, ये रिसेसिव लिया है, और जो ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल लिया है ये डोमिनेंट लिया है। देखिए सब पे प्लस लगा हुआ है दोनों पे। तो एक क्रॉस तो इन्होंने ये किया, दूसरा क्रॉस इन्होंने ये किया जिसमें व्हाइट आई मिनिएचर विंग लिया, यानी व्हाइट आई को, जो इन्होंने यहाँ पे व्हाइट आई लिया था येलो बॉडी के साथ, इस व्हाइट आई को मिनिएचर विंग्स के साथ लिया। यानी देखे जाए तो 3 कैरेक्टर डिसाइड किए हैं इन्होंने। मैंने आपको बार बार वही बोल रहा हूं मैं, बॉडी कलर, आई कलर और तीसरा विंग्स। अब इसमें इन्होंने ये चीज देखी कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और फिर इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये देखो आप, येलो बॉडी और व्हाइट आई ये कैरेक्टर ले लिया, और व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स के साथ ले लिया। 2 क्रॉस देखे तो एक क्रॉस में उनको मिला कंप्लीट लिंकेज और एक क्रॉस में उनको मिला इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों कैरेक्टरों को उन्होंने 2 जीन को लिया जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे। उसको लेने के बाद इन्होंने जो इसका जो निष्कर्ष निकाला, जो उनके सामने जो रिजल्ट आया, वो ये रिजल्ट आया जिसको आपके एनसीईआरटी में दिया है। वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, तब तक आप उसका शुरुआत की पोर्शन को ना समझ लो। अब देखो ये आसान है, जहां जहां Y और W लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में वो रिसेसिव है, और जहां प्लस लगा हुआ है वो डोमिनेंट है। तो अगर आप ये देखो, ये Y+ और W+ लगा हुआ है, मतलब ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट वाइल्ड है। अब क्या है कि जो वाइल्ड टाइप का इन्होंने लिया वो मेल सिलेक्ट किया, और जो सिंपल जो रिसेसिव कैरेक्टर वाली है वो फीमेल सिलेक्ट की। और उनके बीच में जब ये पेरेंट्रल है, जब इनका तैयार किया गया, F1 जनरेशन बनाई गई, तो पहले गैमीड बने होंगे, स्वाभाविक है गैमीड बने होंगे। और चूंकि ये YW एक जैसे हैं तो उसमें एक ही तरह का गैमीड बना होगा YW, और उस YW ने इसके साथ क्रॉस किया होगा और इसके साथ क्रॉस किया होगा। अच्छा, ये जो है ये Y क्रोमोसोम है, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ये सब जगह Y क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Y को, और जिसमें Y क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा। ये Y क्रोमोसोम जहां जहां होगा वो मेल होगा। इसीलिए इस जनरेशन और इस जनरेशन में मैं आपसे पूछूं, या इस जनरेशन में मैं आपसे पूछूं कि मेल वाला कौन सा है और फीमेल वाला कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ये जो पूरे निकाले हैं ना बेटा, ये सब क्या हैं? मेल। देखो ना आप, सभी में Y क्रोमोसोम है, और ये जो निकाले गए हैं नीचे ये सब है
फीमेल, क्योंकि इनमें किसी में भी वाई क्रोमोसोम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट बताओ जल्दी मेरे को। समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। जी जी जी, चलिए, है ना। तो ये जो करेक्टर हैं YW और प्लस, देखिए प्लस वाला डोमिनेंट है और वाइल्ड है, और जहां प्लस नहीं है वो फीमेल है और रिसेसिव है। वो रिसेसिव करेक्टर को फीमेल में लिया है। ऐसा नहीं है मेल को भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वाई क्रोमोसोम्स के साथ हमेशा प्लस वाले जुड़े हैं। अब जैसे ये है, यहां देखो आप, यहां करेक्टर क्या हुआ, इस YW से मैंने कहा ना कि जब इसका क्रॉस हुआ होगा F1 जनरेशन बनी होगी, P1 जनरेशन आई होगी, F1 आई होगी, तो ये जो YW में से एक ही तरह का गैमीट है YW, ये YW इससे जुड़ा और इससे जुड़ा, तो ये देखो एक YW ये बन गया और एक ये बन गया, यानी एक फीमेल हो गई, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल, ये बन गया। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया, फीमेल और मेल के बीच में क्रॉस कराया, तो क्या हुआ? बात ये थी कि जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो कहीं ना कहीं जो रेशो था उसमें पेरेंटल टाइप इनको 98.7% मिला, और रिकॉम्बिनेंट जो है वो नामात्र के लिए मिला, मात्र 1.3%। यानी कि उनमें जो क्रॉसिंग ओवर थी वो कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि दे शो द कंप्लीट लिंकेज। ठीक जी। यहां के केस में देखो आप, दिस इज द कंप्लीट लिंकेज एंड दिस इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। दूसरा, अगर आप ये फोटो पे जरा गौर से देखो ना बेटा, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहां कहां लिखा है कंप्लीट इनकम्प्लीट, आप ऐसे कैसे समझ पा रहे हो? आप दोनों को ना अपने एनसीईआरटी में दोनों फोटो को ध्यान से देखना। यहां YW पास पास है, और बाद में जो उसने Y और M लिया है, यहां YW नहीं लिया। YW लेता तो फिर कंप्लीट लिंकेज ही थी। यहां उसने यहां इसने लिया है W और M। तो यहां जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें W और M लिया, उनके बीच की डिस्टेंस जरा आप फोटो में देखो। ये देखो, ये W कहां है और M कितनी दूर है इससे। इस केस में Y और जो W लिए थे वो पास पास थे, तो पास पास होने पर जो लिंकेज थी वो ज्यादा थी और क्रॉसिंग ओवर कम थी। लेकिन यहां चूंकि उनकी डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके बीच में लिंकेज तो है, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम्स पर जीन है, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज है क्योंकि वो दूर दूर है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट तैयार हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट का लेवल बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट 37.2% आ गया, जो कि पहले मात्र 1.3% था इन केस ऑफ द कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में वही मैंने आपको बताया कि फिर वो 4 गैमीट्स बन रहे थे और वो अलग अलग फ्यूज हो रहे थे। ये देखें आप, फिर जब इनका हुआ, ये देखिए इसमें W और M एक जैसे ही होगा, वो इन दोनों से करेगा, तो ये देखो ये एक फीमेल, ये फीमेल तैयार हो गई, ये मेल हो गया। जहां जहां ऐसा क्रॉस मिले ना आपको समझ जाओ वो मेल है, वो वाई क्रोमोसोम है। तो ये मेल है, ये देखो आप मेल है, ये सब मेल है, ये सॉरी ये यहां तक मेल है, ये सब फीमेल हैं, ये देखो आप फीमेल हैं, है ना। इसको रेस कर देते हैं, नहीं तो फिर दिखेगा कैसे। ये देखें आप। अब इसके रिजल्ट्स में क्या हुआ, इसके रिजल्ट्स में जो पेरेंटल आया वो 62.8% आया और रिकॉम्बिनेंट 37.2% आया। दैट मीन्स इट मस्ट बी शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज द जीन ऑफ द W एंड M। तो W किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फटाफट बताओ। केवल W किसको रिप्रेजेंट कर रहा था और W प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? केवल W किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मैंने बताया था W, केवल W किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फटाफट बताएं।
वाइट आई को, मेल को नहीं भैया, वाइट आई को। मेल और फीमेल क्या लिए उसमें? वाइट आई को। फीमेल को तो ये जिसमें एक्स नहीं है क्रोमोसोम वो फीमेल है, वाइट आई को, और प्लस लगा है तो वो रेड आई को। तो ये देखें जहां प्लस लगा हुआ है ये रेड आई है, और जहां एम सिंपल है, प्लेन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे? विंग्स। जहां केवल स्मॉल एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे? विंग्स, मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स। और जो डोमिनेंट है, जो प्लस वाला है, ये डोमिनेंट है, जो प्लस वाला एम लगा हुआ है, ये नॉर्मल विंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां जो कैरेक्टर लिए वो लिए बॉडी कलर एंड कलर ऑफ आई, और यहां जो कैरेक्टर लिए इसमें वो लिया कलर ऑफ आई एंड विंग्स, शेप ऑफ विंग्स लिए। तो इनमें दोनों में कैरेक्टर में कंप्लीट लिंकेज थी। हालांकि सब कुछ कंप्लीट होता नहीं है, कुछ परसेंट तो हो सकती है। तो यहां पर 1.3% शो हो रहा था, लेकिन यहां पर आप देखो कि क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए यहां पर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बढ़ गया। बट दिस इज नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं होगा। वो मैं आपको टेस्ट क्रॉस में बताऊंगा। सो दिस इज द, देखिए वही लिखा हुआ है फिर, जीन ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वर द टाइटली लिंक्ड, साफ साफ लिख रखा है जो शायद आपको लास्ट टर्म पे समझ में नहीं आया था, एंड शो द ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, बट द व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स were loosely linked and show the 37.2%. So the tightly linked genes show the low recombination, loosely linked genes show the high recombination. Is it clear? यहां तक क्लियर हो गया आज? ये देखें आप, अब ये देखें जीन ऑफ बॉडी कलर और जीन ऑफ आई कलर एक दूसरे के पास हैं, लेकिन जीन ऑफ बॉडी कलर और जीन ऑफ विंग साइज एक दूसरे से दूर है, या ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ये देखें लिखा हुआ है डिस्टेंस, ये 17% क्रॉसिंग ओवर है, तो 70 सेंटीमॉर्गन हो गया, और ये है 8%, तो 8 सेंटीमॉर्गन हो गया। जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर उतना ही डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में, और ये हो गया 9%, यहां 8% है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये 9% है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज भी ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज ज्यादा होगी जी, है ना। चलिए और क्लियर करेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको। अगर आपको अभी भी डाउट्स है या कुछ है तो हम इसको नेक्स्ट टर्न पे फिर आगे और क्लियर करते हैं। इतना आज के लिए सफिशिएंट है ना। आप इतना पढ़ो, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, अभी हमें ग्रुप बताना है, लिंकेज ग्रुप बताना है, और बहुत सारी चीज़ों को भी और क्लियर करना है। अभी केवल आप इतना पढ़ो पहले, फिर हम इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल। ओके, ठीक है भाई, वेल डन, थैंक यू, गुड बाय।